गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। वेलकम बैक। प्रैक्टिस सेट नंबर 308 पर आ जाइए यूपी पीसीएस के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। दो स्टेटमेंट है, बताने कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। मौलिक अधिकारों को संसद के दोनों सदनों के साधारण बहुमत से संशोधित करके कम या निरस्त किया जा सकता है। साधारण बहुमत से। राज्य के नीति निषेधक सिद्धांत गैर न्यायोचित प्रकृति के हैं। बिल्कुल, राज्य के नीति निषेधक सिद्धांत और मौलिक कर्तव्य गैर न्यायोचित प्रकृति के हैं। उनके उल्लंघन के लिए किसी भी न्यायालय में नहीं जा सकते। लेकिन मौलिक अधिकारों को कम या ज़्यादा करना है, ठीक है, या निरस्त करना है, तो विशेष बहुमत की आवश्यकता होगी। साधारण बहुमत से काम नहीं चलेगा। पहले वाले को एलिमिनेट कर दीजिए, केवल 2 इसका आंसर हो जाएगा बी। तो संसद द्वारा अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत द्वारा संवैधानिक संशोधन के माध्यम से ही इन्हें संशोधित किया जा सकता है। इन्हें किन्हें? मौलिक अधिकारों को, ठीक है, कम या निरस्त किया जा सकता है, साधारण बहुमत से नहीं। मौलिक अधिकारों के विपरीत अगर बात करें राज्य के नीति निषेधक सिद्धांतों की, तो वो गैर न्यायसंगत प्रकृति के हैं, अर्थात इनका उल्लंघन होता है तो न्यायालय इनको लागू करने के लिए कोई भी निर्देश जारी नहीं कर सकता। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। भारतीय संविधान अपने सार में धर्मनिरपेक्ष है, इसलिए यह किसी भी धर्म को संरक्षण प्रदान नहीं करता। देखिए, भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो संरक्षण प्रदान नहीं करता। सभी धर्मों को संरक्षण प्रदान करता है। गलत है पहला स्टेटमेंट। हाँ, किसी धर्म को मान्यता नहीं देता है, ठीक है। और दूसरा स्टेटमेंट है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 लोगों को नास्तिक होने से प्रतिबंधित करता है, ठीक है। उपरोक्त में से कौन से सही हैं? 2 बार हो गया क्या? चलिए बताइए। देखिए, दूसरा वाला भी गलत है, पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है, और इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 लोगों को नास्तिक होने से प्रतिबंधित नहीं करता। खुला छोड़ दिया है कि आप किसी भी धर्म को अबाध रूप से मान सकते हो और चाहो तो ना मानो। तो भारतीय संविधान अपने सार में धर्मनिरपेक्ष है। क्या है? धर्मनिरपेक्ष। इसका अर्थ है कि उसने किसी भी धर्म को राष्ट्र धर्म के रूप में मान्यता नहीं दी है, उसने सभी धर्मों का संरक्षण किया है, ठीक है। देखिए, यह धर्मनिरपेक्षता की सकारात्मक अवधारणा को समाहित करता है, ठीक है, यानी सभी धर्मों को समान सम्मान देना या सभी धर्मों को समान रूप से संरक्षण देना, ठीक है। इसलिए पहला वाला गलत है। मान्यता, किसी धर्म को मान्यता नहीं दी है उसने, लेकिन संरक्षण दिया है सभी धर्मों को। देखिए, संविधान का अनुच्छेद 25 हर व्यक्ति को किसी भी धर्म को अपनाने व उसके अनुसार पूजा अर्चन करने का मौलिक अधिकार देता है, और इसमें यह भी शामिल है कि किसी व्यक्ति को किसी भी धर्म को नहीं मानने, पालन और प्रसार नहीं करने का अधिकार भी उसको प्राप्त है, और इस प्रकार किसी के भी नास्तिक बनने पर कोई रोक नहीं लगाता भारत का संविधान का अनुच्छेद 25। आप धर्म को मानो तो मानो, ना मानो तो ना मानो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान में भाग 4 का ए यानी मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया? इसका उत्तर तो पता ही होगा आपको, स्वर्ण सिंह समिति, ऑप्शन नंबर बी। और सरकारिया समिति किससे है? केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित है। तो 1976 में गठित सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने मूल कर्तव्यों के लिए एक नए प्रावधान को शामिल करने की सिफारिश की, जिसे अंततः संविधान के भाग 4 ए यानी चौथे के ए या का के तहत शामिल किया गया, और संविधान में अनुच्छेद 51 ए को शामिल किया गया। इसके तहत 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। फिर उसके बाद 86वां संविधान संशोधन हुआ सन 2002 में, उसमें जो है एक और मूल कर्तव्य को ऐड कर दिया गया। वो क्या था? 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करने हेतु, ठीक है, ये प्रावधान उसमें किया गया, एक और मूल कर्तव्य जोड़ा गया। तो टोटल अब वर्तमान में कितने हो गए हैं? 11 हो गए हैं, ठीक है। 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना एक मौलिक कर्तव्य है, एक 11वां मौलिक कर्तव्य है, ठीक है। शुरू में जो मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे कितने थे? वो 2002 में 10 थे, ठीक है। 2002 में नहीं, सॉरी, जब 51वां
51 में ए जोड़ा गया तो 10 मौलिक कर्तव्य थे। फिर 86वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ 2002 में, उसमें एक और जोड़ा गया, तो टोटल अब वर्तमान में कितने हैं, 11 हो गए हैं। ठीक है, इनको ए से लेकर के तक काउंट करते हैं, क्योंकि के 11वां नंबर होता है ना, जे 10वां, के 11वां। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सी संविधान की संघीय विशेषता नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है, पूछ ले जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी संविधान की संघीय विशेषता है, कौन सी गैर संघीय विशेषता है, या गैर संघीय को एकात्मक के नाम से भी पूछ लेते हैं। तो लिखित संविधान है, संघीय विशेषता है। संविधान कठोर है, संविधान की संघीय विशेषता है। संविधान की सर्वोच्चता है, संविधान की संघीय विशेषता है। संविधान का लचीलापन संविधान की एकात्मक विशेषता है। ठीक है, जैसे कि अखिल भारतीय सेवाएं हो गई, एकल न्यायपालिका हो गई। तो भारत की संघीय विशेषताएं देखिए कौन कौन सी हैं। 2 सरकारें, यानी केंद्र और राज्य की सरकार। लिखित संविधान एक संघीय विशेषता है। संविधान की कठोरता संघीय विशेषता है। संविधान की सर्वोच्चता संघीय विशेषता है। शक्तियों का विभाजन शक्तिय विशेषता है, शक्तियों का विभाजन संघीय विशेषता है। स्वतंत्र न्यायपालिका, ठीक है, और द्विसदनीय विशेषता, ये संविधान की सब संघीय विशेषताएं हैं। और संविधान की गैर संघीय या एकात्मक विशेषताएं कौन कौन सी हैं। केंद्र सशक्त है, सशक्त केंद्र। एकल संविधान है, एकल नागरिकता है। संविधान का लचीलापन, एकल न्यायपालिका, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, अखिल भारतीय सेवाएं और आपातकालीन प्रावधान, ये सब संविधान की गैर संघीय या एकात्मक विशेषताएं हैं। ठीक है, जैसे कि सारी पावर किसी एक व्यक्ति विशेष के पास चली जाए। जैसे अखिल भारतीय सेवाओं के मामले में लोकसभा के पास कुछ अधिकार नहीं है, सब राज्यसभा के पास है। ठीक है, एकीकृत न्यायपालिका, ठीक है, यानी जो सुप्रीम कोर्ट है सब पर हुक्म चलाता है अपना। केंद्र में राज्यपाल की नियुक्ति कर दी, क्यों कर दी, क्योंकि वो क्या है, केंद्र में, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, तो राज्य के अंदर क्या है, वो एक तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट के तो प्रतिनिधि है देखा जाए तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 3 स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट बड़े हैं लेकिन पढ़ते हुए एलिमिनेट हो जाएंगे एकदम। भारत का संविधान एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय रूप की सरकार की स्थापना करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों के संघ के रूप में वर्णित किया गया है और भारतीय संविधान को विविध प्रकार से स्वरूप में संघात्मक लेकिन भावना में एकात्मक रूप में वर्णित किया जाता है। देखिए दूसरा वाला तो करेक्ट है, आपने पढ़ा होगा, लक्ष्मीकांत तो खोल कर देखी होगी। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों के संघ के रूप में वर्णित किया गया है, या संविधान का मैप देखा होगा तब भी उसमें लिखा है साफ साफ, तो करेक्ट है दूसरा वाला स्टेटमेंट। अब कोई भी, चूँकि आपको 2 पता चल गया है कि ये करेक्ट ही है और सही बताना है, तो 1 2 तो एलिमिनेट होंगे, इन दोनों में से एक आंसर होगा फिर। ठीक है, अब पहले स्टेटमेंट में क्या कह रहा है, भारत का संविधान एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय स्वरूप की सरकार की स्थापना करता है, करेक्ट है। ठीक है, दूसरा भी करेक्ट है, तो फिर तीसरा अगर आपको पता ही नहीं हो तब भी इसका आंसर 1 2 3 हो जाएगा। भारतीय संविधान को विविध प्रकार से स्वरूप में संघात्मक लेकिन भावना में एकात्मक के रूप में वर्णित किया जाता है। तीनों के तीनों एकदम एग्जैक्ट करेक्ट हैं, डी है इसका आंसर 1 2 3। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारी करता है। बहुआयामी गरीबी सूचकांक कौन जारी करता है, विश्व बैंक नहीं, विश्व आर्थिक मंच नहीं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड नहीं, फिर संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो बहुआयामी, वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 100 से अधिक विकासशील देशों में व्याप्त अत्यधिक गरीबी का एक अंतर्राष्ट्रीय आकलन है। इसमें पारंपरिक आय आधारित गरीबी आकलनों के साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर के संबंध में उन गंभीर अभावों का भी आकलन किया जाता है जिनका सामना प्रत्येक व्यक्ति एक ही समय में करता है। देखिए, वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव द्वारा यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की मानव विकास रिपोर्ट 2010 में समावेशन के लिए विकसित किया गया था। तब से इसे HDR में प्रकाशित किया जाता है।
यानी मानव विकास रिपोर्ट में प्रकाशित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। उत्तर भारत के कुछ भागों में ग्रीष्मकाल में धूल भरी आंधियाँ चलती हैं। करेक्ट है, चलती हैं। इन धूल भरी आंधियों के बाद वातावरण में निम्नलिखित में से कौन से परिवर्तन होते हैं? देखिए, धूल भरे तूफान कुछ ग्रीन हाउस और अवशेषी गैसों की सांद्रता को बदल देते हैं, जो वायु की गुणवत्ता के लिए हानिकारक होते हैं। बिल्कुल पढ़ने से लग रहा करेक्ट है। ये सतह से निचले क्षोभमंडल के तापमान और आर्द्रता पैटर्न में एक विशिष्ट परिवर्तन लाते हैं। तो करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट ये, और सी ही होगा इसका आंसर। देखिए, धूल के तूफान हवा की गुणवत्ता में बदलाव लाते हैं और वायुमंडलीय रसायन को प्रभावित करते हैं, जो मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। धूल के तूफान हवा की गति, तापमान और वायुमंडलीय मानदंडों के ऊर्ध्वाधर परिवहन के पैटर्न में महत्वपूर्ण बदलाव लाते हैं। कुछ ग्रीन हाउस और अवशेषी गैसों की सांद्रता में परिवर्तन लाते हैं ये, जो वायु की गुणवत्ता के लिए हानिकारक है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पहला स्टेटमेंट है, आर्द्र हवा के स्थानीय प्रबल संवहन के कारण तड़ित झंझा उत्पन्न होते हैं। थंडर स्ट्रॉम बोलते हैं इसको। तड़ित झंझा के साथ अपर्याप्त आर्द्रता के कारण धूल भरी आंधियां चलती हैं। बताइए कौन सा करेक्ट है? दोनों के दोनों करेक्ट हैं, एकदम सी है इसका आंसर। ठीक है, तो तड़ित झंझा यानी थंडर स्टॉर्म छोटी अवधि के लिए एक सीमित क्षेत्र में आते हैं, लेकिन आक्रामक होते हैं। ये आर्द्र उष्ण दिनों में प्रबल संवहन के कारण उत्पन्न होते हैं। तड़ित झंझा एक पूर्ण विकसित कपासी वर्षी बादल होता है, ठीक है, जो गर्जन के साथ बिजली उत्पन्न करता है। जब बादल ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं जहां तापमान शून्य से कम रहता है, तो इससे ओले बनते हैं और फिर ओलावृष्टि के रूप में नीचे आते हैं। यदि आर्द्रता की मात्रा अपर्याप्त है तो गर्जन के साथ धूल के तूफान उत्पन्न हो सकते हैं, क्योंकि अगर आर्द्रता कम है तो वर्षा क्यों होगी? नहीं होगी। ठीक है, फिर तो गरजेगा और गरज के शांत हो जाएगा, धूल भरी आंधियाँ चलेंगी। आर्द्रता पर्याप्त है तो तीव्र वर्षा होगी। फिलहाल दोनों के दोनों करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन से बादल सबसे अधिक ऊंचाई पर बनते हैं? इनमें से बताइए। सबसे अधिक ऊंचाई पर बनते हैं पक्षाभ मेघ 8,000 से 12,000 मीटर की ऊंचाई पर, और हमेशा ये बादल सफ़ेद रंग के होते हैं। तो देखिए, बादल की बात करें तो बादल पानी की छोटी बूंदों या बर्फ़ के छोटे क्रिस्टलों की सहती होता है, जो पर्याप्त ऊंचाई पर स्वतंत्र हवा में जलवाष्प के संघनन के कारण बनता है। देखिए, पक्षाप मेघ या बादल की बात करें तो अत्यधिक ऊंचाई पर बनते हैं ये 8,000 मीटर से 12,000 मीटर की ऊंचाई पर। ये बादल पतले और बिखरे हुए होते हैं, जो पंख के समान दिखाई देते हैं। ये हमेशा सफ़ेद रंग के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा जो है सही सम्मिलित है? एक तरफ है भौगोलिक क्षेत्र और दूसरी तरफ है अवस्थिति। अबिसिनिया का पठार के सामने इथोपिया लिखा है, एटलस माउंटेन के सामने लिखा है नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका, और गुयाना उच्च भूमि के सामने लिखा है दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका। देखिए, एटलस माउंटेन यूपीपीसीएस और यूपीएससी दोनों का फेवरेट है, इसको पूछ लेते हैं। यूपीएससी का कुछ ज़्यादा ही है। एटलस माउंटेन उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका में, नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका में करेक्ट है। अबिसिनिया का पठार इथोपिया अफ्रीका, ये भी सही है। गुयाना उच्च भूमि अर्जेंटीना, ये तो अमेरिका में हो गई ना, साउथ अमेरिका। यहाँ क्या लिखा है? दक्षिण पश्चिम अफ्रीका, गलत है। तो इसमें थर्ड वाले को एलिमिनेट कर दो, एक और दो केवल सही सम्मिलित है, बी हो जाएगा इसका आंसर। तो अबिसिनिया का पठार जो है वो इथोपिया अफ्रीका में एक पठार है, जो समुद्र तल से 1,388 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। पहला युग्म सुमेलित है। एटलस पर्वत की बात करें, एटलस माउंटेन की बात करें तो ये उत्तर पश्चिमी अफ्रीका में, नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका में, मुख्यतः दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में विस्तृत एक पर्वत श्रृंखला है। दूसरा वाला भी करेक्ट हो गया। गुयाना उच्च भूमि की बात करें तो ये उत्तर दक्षिण, ठीक है, उत्तरी दक्षिणी अमेरिका का क्षेत्र है। नॉर्थ ईस्ट, नहीं, हाँ, नॉर्थ साउथ, ठीक है, उत्तरी दक्षिणी अमेरिका का क्षेत्र है, जहाँ ब्राज़ील, गुयाना और वेनेजुएला जो है वो रोराइमा पर्वत में मिलते हैं। तीनों के तीनों, ब्राज़ील, गुयाना और वेनेजुएला रोराइमा पर्वत में मिलते हैं। यह
ओरिनिको और अमेजन नदी बेसिनों से और गुयाना के तटीय तराई क्षेत्रों से घिरा हुआ है। ठीक है, क्या घिरा हुआ है? ये वाला गुयाना उच्च भूमि नहीं, रोराइमा पर्वत। ठीक है, रोराइमा पर्वत ओरिनोको, अमेजन नदी बेसिनों से और गुयाना के तटीय तराई क्षेत्रों से घिरा हुआ है। रोराइमा पर्वत, जहां ब्राज़ील, गुयाना और वेनेजुएला मिलते हैं। चलिए, तो 10 प्रश्न ऐड किए गए थे इसमें, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है, बड़े बड़े स्टेटमेंट है। धन्यवाद।